हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्पे डियम नीट, अ न्यू चैनल बाय अनअकैडमी। बच्चों, कार्पे डियम का मतलब क्या होता है? कार्पे डियम मतलब सीज द डे। यहाँ पे आपने जो सपना देखा है डॉक्टर बनने का, नीट जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने का, उस सपने को आप सच कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए बच्चों। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस चैनल के ज़रिए अपने सपने को साकार करने का। तो बच्चों, इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। 12th क्लास का पहला चैप्टर लेक्चर 1, जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे और साथ में हम कूलम्ब्स लॉ भी देखेंगे और कूलम्ब्स लॉ के बहुत ही प्यारे प्यारे फंडे यहाँ पे हम सीखेंगे। तो बच्चों, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम जो है दैट इज़ विभाति जैन। आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई हैव 4.5 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों, अपने जो 4.5 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने 5,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है फॉर IIT JEE मेंस, एडवांस एंड NTSC CBSE एंड नीट। तो बच्चों, हमें आपके साथ बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। इस एग्ज़ाम को हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिज़िक्स को जो पढ़ेंगे वो एकदम विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ेंगे और साथ में जो फंडे हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे आपके लिए फ़िज़िक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपके मन में अगर हल्का सा भी डर है फ़िज़िक्स का तो वो निकल जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपको हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बने हुए हैं, इस चैनल के ज़रिए बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं। यहाँ पे इसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो फ़ायदे हैं दैट इज़ लाइव क्लासेस, आपके लिए लाइव क्लासेस चलेंगी। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपकी क्लासेस लेंगे। यहाँ पे आप उन एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ में लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड होंगे। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके लाइव पोल और लीडर बोर्ड चलेंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज होंगी। टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया आप जो हैं आप बाकी सारे बच्चों के बीच में कहाँ स्टैंड करते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने होगा, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं और आप उस पर अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस चलेंगे, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं एट एनी टाइम बच्चों। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले लीजिए और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलेगा बच्चों। तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, हमारे पास स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, आप जो लर्निंग ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है वो देखते हैं। स्टेप 3 में आपको जो प्लस है वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाते से ही आपको अपना गोल चूज करना है। हमारा गोल है नीट एग्जाम, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 6,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि आप देख सकते हैं बहुत कॉस्टली है। तो हमारे पास आपके लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपको 2500 पर मंथ जो चार्जेस हैं दैट आर 2500 पर मंथ। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं तो आपके जो चार्जेस हैं दैट आर 1500 रुपीज़ पर मंथ। बच्चों, इस चार्जेस को आप और कम कर सकते हैं, इस अमाउंट को आप और कम कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड विभाति लाइव। जैसे ही आप विभाति लाइव को अप्लाई करेंगे यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारी तरफ से। तो आपका जो अमाउंट है वो और कम हो जाएगा बच्चों, और आप इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज से बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है उसको समझेंगे और उसकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है उसको हम उसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं।
राइट। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या दूसरी मैग्नेट के जरिए ये इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और आप देखेंगे कि उसमें हर जगह आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले छोटे से एटम से शुरुआत करते हैं। एटम क्या होता है? आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल होता है, राइट। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इस पे नेट चार्ज जीरो है। अगर नेट चार्ज जीरो है उसका मतलब क्या है कि इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतना, बट ऑपोजिट, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो ओवरऑल चार्ज होगा एटम का वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एटम है वो ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाए तो क्या होगा। अगर इस एटम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाने की वजह से इस पे जो ओवरऑल चार्ज जनरेट होगा दैट इज पॉजिटिव। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, ऐड कर दें एटम को, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो चार्ज जनरेट होगा, नेट चार्ज जो जनरेट होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम चार्ज क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे और दूसरी बॉडी पे डाल दोगे तो जिससे रिमूव किया वो पॉजिटिव, और जिस बॉडी पे आपने इलेक्ट्रॉन अटैच कर दिया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो न्यूट्रल एटम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो कैटायन बन जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या बन जाएगा, एनायन। सिंपल सा फंडा है। तो चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज को हमेशा मास के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर मास हो तो चार्ज फॉर श्योर उसके पास होगा ही होगा। हो सकता है वो ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। जैसे एटम, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि जो मास है उसको आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा। चार्ज है तो मास पक्का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड का मतलब समझते हो, कंजर्व्ड मतलब कोई चीज कांस्टेंट है, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। तो ऐसा ही कुछ होता है चार्ज का फंडा। चार्ज आपका जो होता है वो कंजर्व होता है। अगर हम यूनिवर्स में बात करें, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते। चार्ज और चार्ज का जो क्रिएशन होता है और जो वो डिस्ट्रॉय होते हैं वो पेयर में होते हैं। पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो नेगेटिव भी क्रिएट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्रिएशन इज जीरो। अगर नेगेटिव डिस्ट्रॉय हुआ तो पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हुआ, ओवरऑल जो डिस्ट्रॉय हुआ चार्ज वो जीरो हो जाएगा। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज +4e। यहाँ से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ, लेकिन अगर इस सिस्टम की बात करें तो 2e + 2e अभी भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, 4e, राइट। तो चार्ज बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो नेट अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, आपका जो 12th क्लास का बहुत बड़ा पोर्शन इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। कैसे? चार्ज होता है तो चार्ज के मोशन को आप तीन तरीके से देख सकते हो। चार्ज क्या है, रेस्ट पे है,
दूसरा मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनएक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट नहीं करता चार्ज, राइट। और तीसरा मोशन आप देख सकते हो, मोशन तो है लेकिन इस बार मोशन क्या है पार्टिकल का, एक्सेलरेटेड, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड। उसको हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बाद, हमारा अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं मोशन, लेकिन कौन सा, एक्सेलरेटेड मोशन, तो इस केस में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों। तो ये सारे जो हैं वो आपके लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आगे आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटर कंप्लीट करने के बाद, और ईएम वेव्स जो हैं वो बहुत ही आखिरी में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि चार्ज का हमारी फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से जो चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन का मतलब पहले समझते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज अवेलेबल हैं, वो कोई और मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज है, वो कोई रैंडम वैल्यू नहीं ले सकते, एक पैटर्न है कि इतना अमाउंट होगा फिर उसके बाद इतना फिर इतना और इतना, राइट। तो उस टाइप की जो प्रॉपर्टी, उस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जैसे हम रुपीज की बात करें तो हमारे पास 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, राइट। हम ये नहीं बोल सकते अभी पैसा वैसा गया, जमाना गया उसका, तो 1.25 रुपीज नहीं, नहीं। आप कैश में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप 1.25 रुपीज नहीं दे सकते, 25 पैसा कहाँ से ला के दोगे, नहीं है, अब नहीं चलता ये सब, राइट। तो उस केस में आपका जो पैसा है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब वो डिस्क्रीट वैल्यूज है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, या फिर 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज ऐसा मिलेगा, राइट। वैसे ही जो चार्ज है उसकी भी डिस्क्रीट वैल्यूज अवेलेबल है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज अवेलेबल। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और वैसे n इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी बॉडी पे क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो n इंटू ई के इक्वल होगा, जहाँ पे n क्या है आपका, इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर ऑफ या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन से कम जो चार्ज है वो अभी पॉसिबल नहीं है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको कूलम्स लॉ में बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ पे जब हम फोर्स की डायरेक्शन को देखेंगे तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अगर हम किसी बॉडी पे टोटल चार्ज की बात करें, सपोज एक बॉडी है कुछ ऐसी, रैंडम बॉडी ले ली, यहाँ पे इस कोने में इसके पास 2 कूलम है, इस कोने में उसके पास 5 कूलम है, इस कोने में -3 कूलम है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा बॉडी का दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो वो क्या हो जाएगा, +2 +5 -3। बच्चों जब हम चार्ज को ऐड करेंगे तो विथ साइन ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 माइनस करना पड़ेगा 4 कूलम। तो ओवरऑल चार्जेस बॉडी का क्या रहेगा, 4 कूलम। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिकली सारे चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, राइट।
तो आपने पढ़ा भी होगा पहले कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो बच्चों कंडक्टर होता है वो बहुत ही अमीर किस्म का मटेरियल होता है जिसके पास बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके कारण ये क्या करता है कि करंट को खुद से पास होने के लिए अलाउ करता है। तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। ये टर्म्स इस चैप्टर में हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसलिए यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी तरीके से जो इंसुलेटर होता है वो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा नहीं होते, तो करंट इसमें अच्छे से पास नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, राइट। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, एनी मेटल, ये सारे के सारे आपके कंडक्टर हो जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, क्लोथ, वुल ये सारे क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। तभी तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ काम करते हैं तो हम रबर की चप्पल लगा लेते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, और साथ में हमने देखा एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी बॉडी में आप चार्ज को जनरेट कर सकते हो। इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो हम बहुत ही बचपन से करते आ रहे हैं। अगर आपको याद हो बच्चों तो जो कोम्ब वाला एग्जाम्पल होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम ड्राई हेयर के साथ कोम्ब ऐसे रब करते हैं, फिर कागज के टुकड़ों को उससे अट्रैक्ट कराते हैं। बचपन में अगर आपने किया हो, मैजिक के नाम पे ऐसा हम करते थे। तो वो क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे अगर हम इस रॉड की बात करें, रॉड को आपने ड्राई क्लॉथ के साथ रब किया, तो क्या होगा कि ड्राई क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रॉड में ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर हो जाने से क्या होगा, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, बाय फ्रिक्शन दो बॉडीज को, एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड बाय कंडक्शन, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय कंडक्शन। तो यहाँ पे कंडक्शन बच्चों, सी फॉर कंडक्शन और सी फॉर कॉन्टैक्ट, दो बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर आपको दो बॉडीज को चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है तो उस केस में उन दोनों का कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हमने इसको स्फीयर के साथ कांटेक्ट में लाए तो क्या हुआ, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कांटेक्ट के जरिए स्फीयर पे स्प्रेड हो गया। तो ये जो तरीका है दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेटअप है दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आएगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, ये जो मेटालिक रॉड है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल्ड की ये जो दोनों प्लेट्स हैं उस पर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं लाइक चार्ज जो है वो इन दोनों प्लेट्स पे स्प्रेड हुआ, तो उससे क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा कि अनलाइक चार्जेस के रिपेल करने से ये जो प्लेट का सेपरेशन है वो एकदम से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। पहली आपका जो कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी थी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, कॉन्टैक्ट के जरिए चार्ज जो होता है दैट इज ट्रांसफरेबल, और दूसरी आपने देखा कि लाइक अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, कंडक्शन मतलब कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जैसे ही बॉडी आई, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के वो अपना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज अनचार्ज बॉडी पे ट्रांसफर कर देगी, और अगर आप इस बॉडी को हटा लोगे तो ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इस बॉडी पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग दैट इज बाय इंडक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 4 स्टेप्स हैं। अगर हम देखें तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें क्या होगा कि हम दो अनचार्ज बॉडीज को क्या करते हैं, पास पास रखते हैं, इसमें कांटेक्ट नहीं लाएंगे। इंडक्शन, इंड्यूस करना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी और ऑब्जेक्ट में चार्ज को इंड्यूस करना, दैट इज इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दो मेटल स्फीयर्स हैं, उनको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है। अब इन दोनों मेटल स्फीयर के पास हमने क्या लाया, एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को रखा स्फीयर ए के पास। तो यहाँ से क्या होगा,
इस नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के चलते जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी ये न्यूट्रल है, मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है दोनों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव के अट्रैक्शन के चलते उस साइड खिसक जाएगा, पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके नेगेटिव के रिपल्शन के कारण पूरा नेगेटिव जो स्फीयर बी का नेगेटिव है वो पूरा आपका राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ए पे लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव आया, राइट हैंड साइड पे ए के नेगेटिव आया, और सिमिलरली बी के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव और बी के राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ कि हमने जो चार्जेस हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग कर लिया। अब देखो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो आपका स्फीयर है, सपोज मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखना है, इस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज रखना है, या फिर स्फीयर बी पे मुझे पॉजिटिव चार्ज रखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको अर्थ कर दूंगी। अर्थ करने से जितना नेगेटिव चार्ज है वो पूरा आपका अर्थ में चला जाएगा और सिर्फ स्फीयर के पास क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपने देखा कि अर्थिंग के जरिए जो आपको चार्ज हटाना है वो आप हटा दोगे और आपके स्फीयर के पास वही चार्ज बच जाएगा जो आपको चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप फिर बाद में जो चार्ज बॉडी आप लेके आए थे उसको हटा दोगे तो जो ओवरऑल चार्ज बचेगा वो आपके स्फीयर्स पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा बच्चों, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, और अभी तक हमने जो सीखा उसका सिंपल एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड रिक्वायर्स अ चार्ज ऑफ प्लस 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड, find the negative charge acquired by the silk, and is there transfer of mass from the glass to silk। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, पहला ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ग्लास रॉड है और आपके पास क्या है, सिल्क क्लॉथ। तो यहां से बच्चों जो ग्लास रॉड है वो एक्वायर करता है 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। उसका मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन गए वो हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन बच्चों एक चीज अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन या एक्सेस यहाँ पे होगा। तो जितना चार्ज यहाँ पे कम होगा पॉजिटिव में उतना ही चार्ज यहाँ पे अपेयर होगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा सिल्क क्लॉथ पे दैट इज माइनस 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमने ऐसे ही कर लिया लॉजिक से। अब बात करते हैं ए की। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। तो यहाँ पे 19.2 इज इक्वल्स टू 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट n इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो n आ जाएगा आपके पास 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। बच्चों 10 पावर माइनस 19 से 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जाएगा 12 से। तो हम बोल सकते हैं ग्लास रॉड से 12 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हुए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया। यहाँ पे इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, यस डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर ट्रांसफर हुआ है चार्ज तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो बच्चों कितना मास ट्रांसफर हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन का मास ट्रांसफर हुआ। 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 12 इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर होगा उनके साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो बच्चों इतना अमाउंट ऑफ मास कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, ग्लास से सिल्क पे। ग्लास पे इतना मास कम हो जाएगा, सिल्क पे इतना मास ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा, कूलम्स लॉ, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्यारा सा लॉ है।
तो कूलम्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है, फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉइंट चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो पहले समझते हैं पॉइंट पार्टिकल्स क्या है, पॉइंट चार्जेस क्या होती हैं। तो बच्चों अगर जो आपका चार्ज है उसका साइज दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो उस केस में आप उस चार्ज को कैसे ट्रीट कर सकते हो, पॉइंट पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास पॉइंट चार्जेस है और दूसरा चार्जेस आपके क्या हैं, स्टेशनरी हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2। सपोज हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2 और इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज R। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन नेचर चार्ज के नेचर के बाद हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ये जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज r डिस्टेंस है तो उसके r स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट को बोल देते हैं k इज द फोर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो k है वो बड़ा ही डरावना सा एक्सप्रेशन है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा इसका वैल्यू है। k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट यहाँ पे किस लिए दिया हुआ है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका k का वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आता है आपका 9 × 10⁹। अगर इसकी यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है दैट इज 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी परमिटिविटी पे चर्चा कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है कि या फिर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की बात करें इन जनरल, तो ये मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस चार्ज की प्रेजेंस से कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है। अगर परमिटिविटी हाई है तो चार्ज का उस मीडियम पे इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग है। ये चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट जो है वो फ्री स्पेस का जो वैक्यूम है उसके अंदर जो चार्ज का इफेक्ट है उसका आइडिया देगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और साथ में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैडम ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट तो चलो फ्री स्पेस का हमने देख लिया, अगर कोई और मीडियम हो, जैसे हमने यूज कर लिया वाटर, राइट, यहाँ पे एयर के लिए भी यही वैल्यू होगा, लेकिन अगर अदर देन एयर एंड वैक्यूम कोई और मीडियम आ जाए तो उस केस में कैसे करने का। तो उसके लिए आपके पास एक और टर्म आता है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। इसका मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आप निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, k की जगह एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी है। तो उससे आपका जो फोर्स बनेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये इन जनरल आपका वैक्यूम के लिए फोर्स है, लेकिन अगर आप किसी भी मीडियम की बात करते हैं, लेट्स से फॉर एनी मीडियम इट इज FM, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मीडियम में जाते हैं तो आपका जो फोर्स है वो 1/r टाइम्स हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर धक्का मारेंगे, लेकिन ये जो फोर्स है वो हमेशा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है तो यहाँ से इस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। Q2 Q1 को बोलेगा हमसे दूर हटो, तो ये फोर्स इस पे ऐसे लगाएगा, दिस इज F1। इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2।
और Q1 भी साइमल्टेनियसली Q2 को बोलेगा तुम पॉजिटिव हो, तुम दूर हटो। तो ये इस तरीके से राइट में जाएगा और इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F2, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट में, और इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऑपोजिट चार्जेस का भी केस ले लेते हैं। तो यहाँ पे Q1 और Q2, Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, ऑपोजिट है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो आपका जो Q1 है वो Q2 को अपनी तरफ बुलाएगा, तो इस पे जो फोर्स है F2 वो टुवर्ड्स Q1 लगेगा, और साथ में जो आपका Q2 है वो Q1 को अपनी तरफ बुलाएगा, तो उस केस में इस पे जो फोर्स है F1 वो टुवर्ड्स Q2 लगेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें फोर्स की डायरेक्शन को डिसाइड करना है, और मैग्नीट्यूड हमें पता है कि Q1 Q2 अपॉन r² होता है। तो ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये जो फोर्स होता है आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमारे दिमाग में न्यूटन्स थर्ड लॉ आना चाहिए, जो क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों जहां पे एक्शन है वहां पे रिएक्शन है, तो यहाँ पे F1 और F2 एक दूसरे के क्या है, एक्शन और रिएक्शन। ये चीज आपको समझ में आई, F1 F2 एक दूसरे के क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर्स हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये एक सेंट्रल फोर्स होता है जो दूसरे चार्ज के सेंटर की तरफ लगता है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा एक्शन और रिएक्शन होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, कंजर्वेटिव एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों बात करते हैं कि दो चार्जेस तो हमने देख लिए, चलो K Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं और उसमें एक पर्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत ही प्यारा सा फंडा है, इसके लिए आपको वेक्टर आना चाहिए। अगर वेक्टर आता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों बोला गया है कि अगर दो तीन चार्जेस है मेरे पास, यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पहली चीज कि ये जो Q1 और Q4 के बीच का जो फोर्स है ना, K Q1 Q4 अपॉन ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। यहाँ पे Q2 और Q3 के प्रेजेंस से इन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सिमिलरली Q1 Q3 के बीच में जो फोर्स है वो इन दोनों की प्रेजेंस और एब्सेंस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज व्हाट, अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल फोर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो इंडिविजुअल जो चार्जेस है, सपोज आपसे बोला गया कि Q1 पे नेट फोर्स निकालो, तो मैं क्या करूंगी कि Q1 और Q2 के बीच में क्या फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन डिसाइड कर लूंगी। ये F12 आ गया वेक्टर, Q1 Q3 फोर्स की डायरेक्शन F13 वेक्टर, ये आ गई। सारे पॉजिटिव हमने अज्यूम किए हैं, तो ये सारे फोर्स ऑफ रिपल्शन है। और Q1 Q4 के कारण जो फोर्स लगता है दैट इज F1, वो F14 वेक्टर यहाँ पे आ गया। तो बच्चों जो टोटल फोर्स होगा दैट इज द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच पार्टिकल ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर्स है उसका अगर हम वेक्टर सम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप ये फंडा आपको क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बोला कि दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे है Q2, और इन दोनों को हम इस तरीके से पास ला रहे हैं। पास लाने से आपको बताना है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर ये जो डिस्टेंस है दैट इज R एंड दिस डिस्टेंस इज R, ठीक है, या फिर R इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस R/2 है, ये डिस्टेंस भी क्या है, R/2 है। तो यहाँ पे बच्चों बोला गया है कि एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज क्या है, Q2 है, और अगर इन दोनों को पास लाया जाए तो उस केस में क्या इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो K Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों बहुत ही क्लियर सा फंडा है कि हमने क्या बोला था कि जो आपका कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस नहीं, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इनकी साइज के कंपैरिजन में
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये पॉइंट चार्जेस तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सपोज ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये अपने एक्सट्रीम एंड्स पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ये अपने बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और इसके कारण का जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्फीयर पे वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जिसके कारण इस पे आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे, और आप ये नहीं बोल सकते कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज अ बिग नो। नो, ऐसा नहीं होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि दो फ्री पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q मान लेते हैं, एक +4Q है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बोला हुआ है L है, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक थर्ड चार्ज की लोकेशन आपको पता करनी है सो दैट ये पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग नेट फोर्स जो है सिस्टम पे वो क्या है, 0 है। तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ से आपका जो चार्ज थर्ड चार्ज है उसको कैपिटल Q मान लेते हैं, वो जो है वो यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने लोकेट किया हुआ है। टोटल डिस्टेंस क्या है? L। तो इस कैपिटल Q की 4Q से जो डिस्टेंस है दैट इज L माइनस x, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस कैपिटल Q पे दो बंदे फोर्स लगाएंगे, एक आपका ये स्मॉल q और दूसरा +4Q, ठीक है। और इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये जो है वो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, लेट्स से इट इज F1, इस डायरेक्शन में बोलेगा दूर जाओ, F1 यहाँ लगेगा। +4Q है वो इसको इधर रिपेल करेगा, F2 ये भी बोलेगा दूर जाओ। तो F1 और F2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब एक पॉइंट ऐसा पॉसिबल हो सकता है जहां पे F1 F2 एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो सबसे पहले F1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? K Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x²। F2 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं K 4Q कैपिटल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है L माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो है इसके ऑपोजिट है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे इक्वल करना है, तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि Q अपॉन x² माइनस 4Q Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा। यस डेफिनेटली होगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमने अपने को? Q अपॉन x² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से Q आपका कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 4x²। अब क्या करो, इसको एक्सपैंड नहीं करने का, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि हम इसको पूरा एक्सपैंड करके सॉल्व करें। आप सीधा यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा? L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x और L इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगी L/3। तो बच्चों हमारे पास एक x की वैल्यू आई है जो वैलिड पोजीशन है, इसमें x की वैल्यू आई है L/3। मतलब आपकी जो Q चार्ज है उससे L/3 डिस्टेंस पे जाके अगर आप किसी भी चार्ज को रखोगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। आपका सिस्टम जो है वो कहाँ चला जाएगा? इक्विलिब्रियम में। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। बोला गया है हमारे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। तीनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q, और तीनों को हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसाइज पे रखा हुआ है, और जो साइड है ट्राइंगल की दैट इज L। आपको बताना है कि इसके सेंट्रॉइड पे अगर मैं एक कैपिटल Q चार्ज को प्लेस करूँ तो उस केस में उस पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगा। तो बच्चों देखो 3 चार्जेस हैं, तीनों चार्जेस मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अभी ये डिस्टेंस में कैलकुलेट नहीं करती, इसको मैं बोल देती हूँ R है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? R। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये डिस्टेंस भी आपकी R।
अब ये जो Q1 है वो Q पे रिपल्शन लगाएगा किस डायरेक्शन में, Q1 से दूर, तो ये जो फोर्स है आपका दैट इज F1 ऐसा लगेगा। ये Q2 जो है वो अगेन Q पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा दैट इज F2 इस डायरेक्शन में, और Q3 Q पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा अपने से दूर F3 इस डायरेक्शन में। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा F1 F2 F3 तीनों की हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा K Q Q Q1 की बात कर लेते हैं, अभी Q1 रख लेते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर अभी मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया है, ये दिया नहीं हुआ है, हमें इन टर्म्स ऑफ L निकालना पड़ेगा। तो ये जाएगा K Q, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज व्हाट Q, तो ये जाएगा K Q Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप F2 का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा K Q Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस सबका सेम है, तो ये हो जाएगा K Q Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और सिमिलरली आपका F3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तीनों का मैग्नीट्यूड है इक्वल, डायरेक्शन बस अलग अलग है, डायरेक्शन को भी टेक केयर कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से F2 F3 और F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू लेट्स से F। सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका F है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री है, या फिर अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी आपका है 60 डिग्री। और अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ करूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, तो F और F तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने F अस्यूम किया है क्योंकि इक्वल है, और ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ से हम कंपोनेंट लेते हैं, तो एक काम करते हैं पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, दिस इज F cos 60 डिग्री और इसका F sin 60 डिग्री आएगा लेफ्ट साइड में। तो इस तरीके से हमने इस F को रिजॉल्व कर लिया। अब इस F को देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका F cos 60 डिग्री ऊपर की तरफ, राइट में F sin 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से आप देखोगे कि जो F sin 60 डिग्री है, F sin 60 डिग्री इक्वल है, ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस हमें कोई फोर्स नहीं मिलेगा। नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस 0 आ गया, ये फंडा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्टिकल या वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये हो जाएगा 2F cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2F cos 60 डिग्री इज 1/2, तो F ऊपर लगता है F नीचे लगता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो y एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0। तो x के अलोंग भी कोई फोर्स नहीं है आपके पास, y के अलोंग भी कोई फोर्स नहीं है, तो ओवरऑल जो फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल पे दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों Q पे जो फोर्स है बिकॉज ऑफ ऑल दिस 3 चार्जेस वो क्या आ गया 0 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बच्चों, अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको एक और बार प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से जो आपका फिजिक्स है वो बहुत इजी हो जाता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट बेटा रिपीटेशन, आप जितना इसको रिपीट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका फिजिक्स स्ट्रांग होता जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स हैं, सबका मास है m, आइडेंटिकल है, मास है m, और ये इक्विलिब्रियम में ऐसे हैंग किए हुए हैं, और जो स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है उसका लेंथ है l दोनों तरफ। तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को भी क्या मान लेते हैं थीटा। यहाँ पे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर, इक्विलिब्रियम है, क्या है इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों स्फीयर पे जो नेट फोर्स है बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स वो क्या है 0 है। तो बच्चों एक काम करते हैं, किसी भी एक स्फीयर को पकड़ के उसका FBD बना डालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे चार्ज है, मास है, तो mg तो लगेगा ही लगेगा, और हमेशा कहाँ लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है तो बोलेगा टेंशन भी चाहिए, तो ये टेंशन ले लो T, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा थीटा। अब बात करते हैं, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, और दोनों के बीच में सेपरेशन भी है, तो
ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, तो दोनों के पास इक्वल चार्ज है तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं बोल देती हूँ FEN। ठीक है, यहाँ से ये जो एंगल है दैट इज थीटा। अब क्या करते हैं, टेंशन को थोड़ा रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें तीनों फोर्सेस ना अलग अलग डायरेक्शन में है। मेरा जो टेंशन लग रहा है वो नोन एक्सिस नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको नोन एक्सिस में लाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसको y और x के अलॉन्ग रिजॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से आपका जो mg है वो तो नीचे लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe राइट में लग रहा है, चलो लेफ्ट में लग रहा है, ये हो जाएगा t cos थीटा ऊपर, और ये हो जाएगा t sin थीटा राइट में। तो ओवरऑल जो फोर्स है इस पे जीरो है, इक्विलिब्रियम बोला है, टर्म इक्विलिब्रियम यूज किया है, तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस शुड बी जीरो, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस शुड बी जीरो। मतलब नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या है, t sin थीटा माइनस Fe शुड बी जीरो, एंड सिमिलरली नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस t cos थीटा माइनस mg शुड बी जीरो। तो यहाँ से आपका t sin थीटा इज Fe एंड t cos थीटा क्या आ जाएगा, mg। अब क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, चलो बढ़िया है, एक अननोन हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe। Fe क्या है, फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स, तो ये आपका हो जाएगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी साथ में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, q1 q2 की जगह q इंटू क्यू करा है, और ये डिवाइडेड बाय आपका क्या है mg। तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आती है, tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg आर स्क्वायर इंटू tan थीटा, लेकिन ना आर स्क्वायर को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लूँ, तो ये आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके लिए यहाँ पे अगर ये देखें तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ से साइन थीटा आपका जो बनेगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज x अपॉन l, तो यहाँ पे x आपका है l साइन थीटा, लेकिन जो r है दैट इज इक्वल टू 2x, तो r की वैल्यू 2x के बराबर है, जो कि 2 टाइम्स l साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू सीधा रखते हैं 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जो चार्ज आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर क्वांटिटी, ये 4 and 4 क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा इंटू साइन थीटा, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा इंटू साइन थीटा इंटू l स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये आ गया आपका Q। हर स्फीयर पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है। मैं चाहती हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक और बार अपने से खुद से प्रैक्टिस करें विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, और उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही। एक और बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना टारगेट चूज करना है, प्लस पे जाके आपका जो टारगेट है दैट इज नीट यूजी, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इस टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में अगर आप ये कोड विभाती लाइव अगर यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, और आपकी जो फीस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं उससे और 10% कम हो जाएगी। तो बच्चों जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी का, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेते टाइम विभाती लाइव जो रेफरल कोड है उसको यूज करना मत भूलिएगा ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू एंड स्टे सेफ।